नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से मिल रही है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां भाजपा ने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा ने चुनाव प्रचार अभियान तेज कर दिया है। पीएम मोदी के बाद अब जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा है। 4 अप्रैल को पिथौरागढ़ विकासनगर में चुनावी जनसभा होगी। 4 अप्रैल को ही देहरादून में प्रवास करेंगे जेपी नड्डा। दून में टिहरी लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक लेंगे। 5 अप्रैल को हरिद्वार में रोड शो करेंगे जेपी नड्डा। साधु संतों के साथ भी जेपी नड्डा की बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, धुआंधार प्रचार अभियान बीजेपी का देखने को मिल रहा है। 4 अप्रैल को ही देहरादून में प्रवास पर होंगे जेपी नड्डा। जेपी नड्डा जो कि उत्तराखंड पहुंचेंगे चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होने के लिए। लगातार सभाएं उनकी होंगी। इसके अलावा बीजेपी ने पूरा रोड मैप तैयार किया है प्रत्याशियों के प्रचार के लिए। देहरादून में टिहरी लोकसभा क्षेत्र की कोर कमेटी की बैठक जेपी नड्डा लेने जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता दें, 5 अप्रैल को हरिद्वार में रोड शो होगा जेपी नड्डा का। काफी अहम कार्यक्रम उनके प्रस्तावित निर्धारित हो चुके हैं। 5 अप्रैल को हरिद्वार में भी एक बड़ा कार्यक्रम उनका रखा गया है। देहरादून से इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। देहरादून से इस वक्त एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दिन सार्वजनिक अवकाश होगा। प्रदेश में 19 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश होगा। प्रशासन ने सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के आदेश दे दिए हैं। निर्वाचन विभाग ने भी सभी जिलाधिकारियों के अवकाश घोषित कर दिए हैं। ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए अवकाश का फैसला लिया गया है। 19 अप्रैल जो कि पहला चरण होगा चुनाव के मतदान का देश में लोकसभा चुनाव के लिए, और उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। प्रशासन ने इस दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है। प्रशासन की कोशिश ये है कि सार्वजनिक अवकाश के चलते ज्यादा से ज्यादा जो मतदान प्रतिशत है उसे बढ़ाया जा सके। निर्वाचन विभाग ने भी सभी जिलाधिकारियों के लिए अवकाश घोषित करने के निर्देश दे दिए हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं निर्वाचन विभाग की अब इसके माध्यम से जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें इजाफा हो, लोग घरों से बाहर निकले और मतदान करने के लिए आए। ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए अवकाश का फैसला लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव यानी कि 19 अप्रैल के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। एक और बड़ी खबर देहरादून से मिल रही है। उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड ने निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड के छात्र 10वीं के रिजल्ट के बिना ही 11वीं में दाखिला ले सकेंगे। सभी शिक्षा अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। 10वीं का रिजल्ट 30 अप्रैल तक घोषित होगा। परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन जारी है, जिसके कारण दाखिले में देरी हो सकती है। बोर्ड के छात्र 10वीं के रिजल्ट के बिना ही 11वीं कक्षा में एडमिशन ले सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इसका निर्देश जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। सभी शिक्षा अधिकारियों को निर्देश शिक्षा विभाग की तरफ से दे दिए गए हैं, क्योंकि मूल्यांकन का काम जारी है। 10वीं बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं जांची जा रही हैं और दाखिले में देरी ना हो, इस वजह से यह फैसला लिया गया है। 10वीं का रिजल्ट 30 अप्रैल तक घोषित होगा। कक्षा 10वीं का रिजल्ट 30 अप्रैल तक घोषित किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट घोषित होने से पहले ही कक्षा 11वीं में 10वीं के छात्र दाखिला ले सकेंगे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। अल्मोड़ा लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए जिला निर्वाचन ने प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। दूसरे चरण में 4176 मतदान कर्मियों को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया गया। बुधवार को प्रशिक्षण में विधानसभा सल्ट और पिंक बूथ के 376 कार्मिकों को सामान्य ईवीएम का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें निर्वाचन की बारीकियां बताई गई ताकि गलती की गुंजाइश कम हो। 8 अप्रैल तक चलने वाले प्रशिक्षण में जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के मतदान कर्मियों को ईवीएम का प्रशिक्षण दिया जाएगा। सेकेंड फेज का ट्रेनिंग का प्रशिक्षण चल रहा है, वो पोलिंग पार्टीज का चल रहा है और वो 6 दिन में कंप्लीट किया जा रहा है, जहां 2 लोकेशंस पे कार्य किया जा रहा है। जो सेकेंड फेज का ट्रेनिंग का प्रशिक्षण चल रहा है वो नैनीताल कांग्रेस कार्यालय में यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्तर भुल्लर ने अल्मोड़ा में कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी चर्चा की। इस दौरान सुमित्तर भुल्लर ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में जनता परेशान है। राज्य की 5 सीटों पर कांग्रेस जीत रही है। नहीं, देखिए, हम तो इस समय मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम निरंतर जो मुद्दे पहले उठाते आ रहे हैं उनको दोबारा दोहराने का काम कर रहे हैं, और जो नई गारंटी, जो योजनाएं, जो विजन हमारी पार्टी, हमारी लीडरशिप राहुल गांधी जी, खड़गे जी लेकर के आए हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये लड़ाई बड़ी है। ये लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है। ये लड़ाई मोहब्बत और द्वेष के बीच में है। ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, और हिटलरशाही के खिलाफ ये जंग है। इस जंग में जन जन तक अपनी भावनाओं को पहुंचाने के लिए
अपनी जो हमारी लीडरशिप का विजन है उसको हर घर तक पहुंचाने के लिए हम लोग अभी अल्मोड़ा लोकसभा के दौरे पर निकले हैं। आज अल्मोड़ा है, इसके बाद इसी क्रम में आगे बागेश्वर। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं पर कहा कि अभी इस विषय में वो कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब वो बीजेपी में शामिल होंगे तभी वो कोई बयान देंगे। करण माहरा ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को लेकर कहा कि जिन नेताओं को ईडी और अन्य एजेंसियों की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं वही लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जो अपराधी हैं, जिनके इंस्टीट्यूट्स बंद होने की नौबत है, जिनके प्रेशर्स को नोटिसेस आए हैं या जिनको ईडी सीबीआई का खतरा है, वही लोग जा रहे हैं। और ऐसे लोग जाएं भी तो अच्छा है, बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। जिनको स्वयं दागी बता रहे थे, जिनके ऊपर ईडी की जांच सीबीआई की जांच बैठा रहे थे, या जिनके प्रेशर्स पे उन्होंने कुछ लगाया था अर्थदंड, उन्हीं लोगों को बीजेपी में क्यों शामिल किया जाए। भाजपा नेताओं पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस की सह प्रभारी दीपिका पांडे को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि दीपिका झारखंड से विधायक हैं और चुनाव संचालन के लिए देहरादून आई थी। इसी बीच उन्होंने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता को लेकर पीएम को लेकर टिप्पणियां कर दी, जिसे चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सह प्रभारी ने कोई भी ऐसी चीज नहीं कही जिस पर नोटिस दिया जाए। देखिए, उन्होंने कोई भी ऐसी चीज नहीं कही जिस पर उनको नोटिस दिया जाए। उन्होंने यही कहा जो अंकिता भंडारी के जब मर्डर हुआ उसके बाद जो उनकी मदर ने जो स्टेटमेंट दिया, उसके आधार पर उन्होंने कहा कि आखिर क्या कारण है कि सरकार उस वीआईपी को बचाने की कोशिश कर रही है। और उन्होंने सटायर में कहा, क्योंकि जिस व्यक्ति का नाम उन्होंने लिया अंकिता की मदर ने, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उस संगठन से जुड़ा है जो सरकार से जुड़ा हुआ संगठन है। और उसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कहीं ये परिवार का व्यक्ति तो नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने खुद कहा कि आरएसएस और बीजेपी मेरा पूरा परिवार है, ये सब लोग मेरे परिवार के लोग। तो उसी में बात की, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। नैनीताल लोकसभा सीट पर बीजेपी हैट्रिक लगाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस वापसी के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही है। इस बीच मंगलवार को पीएम मोदी की पहली चुनावी रैली रुद्रपुर में हुई। अब सीएम योगी नैनीताल लोकसभा सीट पर चुनावी रैली करने जा रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस प्रत्याशी ने बीजेपी पर निशाना साधा और इसे बीजेपी का डर बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी की हार होगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बीजेपी में इस कदर डर व्याप्त है कि पीएम मोदी की रैली से काम बनता नजर नहीं आया, इसलिए अब सूबे के मुखिया योगी भी नैनीताल लोकसभा सीट पर चुनावी रैली करने जा रहे हैं। उधर कांग्रेस की ओर से कोई बड़ा चेहरा सभा करने नहीं आ रहा। इस पर कांग्रेस प्रत्याशी ने दो टूक जवाब दिया, कहा बीजेपी का डर कांग्रेस का मनोबल बढ़ा रहा है। पूरी तरह से डरी हुई, उन्हें क्लियर कट उत्तराखंड से 5 सीटों पर हार दिख रही है और शायद यही कारण है कि मोदी जी 4 जगह रैली करेंगे। अब वो इतने पे भी नहीं अटक रहे हैं। नैनीताल संसदीय क्षेत्र में तो मोदी जी के बाद योगी जी भी आने वाले हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि इस कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इस समय मतदाताओं का रुझान बढ़ा है। और खास तौर पर जो हमारे वर्तमान सांसद है, उनका जो नकारापन है, उनकी निष्फलता है, उनके उदासीनता क्षेत्र के प्रति थी, वो जनता अब उसको पहचान चुकी है और भारी बदलाव का जनता मन बना चुकी। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने लोकसभा के अंतर्गत कालाढूंगी विधानसभा में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और जगह जगह पर नुक्कड़ सभाएं की। लोकसभा प्रत्याशी प्रकाश जोशी के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य, संजीव आर्य और हल्द्वानी विधायक सहित वरिष्ठ कांग्रेसी शामिल हुए। प्रत्याशी प्रकाश जोशी ने कहा कि नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर उनकी जीत तय है। कांग्रेस के जो नेतागण देखे और जो शैली देखी राजनीति कांग्रेस की, हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपनी गलती को भी कभी हुई तो स्वीकारा भी है, रोल बैक भी करा है। तो ये नीति हमने भाजपा की नहीं देखी। चाहे कितना भी बड़ा विरोध हो, तो मैं सैल्यूट करता हूं देश के किसानों को, जिन्होंने 800 से ज्यादा लोग जिसमें शहीद हुए, कि किसानों ने ही एक इकलौते एक प्रदर्शनकारी थे, आंदोलनकारी थे, क्रांतिवीर थे, जिन्होंने रोल बैक को योजना करा। ना ये ना अपनी गलती सुनने को तैयार है, ना उसे मानने को तैयार। देहरादून के बालावाला क्षेत्र से महिला के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया। महिला का आरोप है कि उसके साथ एक अज्ञात व्यक्ति ने 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी की। फिलहाल इस पूरे मामले में देहरादून पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साइबर पुलिस को इस मामले की तफ्तीश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एसपी सिटी ने जनता से इस प्रकार की धोखाधड़ी से बचने की अपील भी की।
आपके साथ अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो सबसे पहले जो हमारी साइबर हेल्पलाइन है 1930, कृपया उस पर तत्काल कॉल कर दें। उससे होगा क्या कि अगर आपका कोई ट्रांजैक्शन से पैसा किसी दूसरे अकाउंट में चला गया है तो एटलीस्ट जितनी जल्दी आप कॉल करेंगे तो वो पैसा ब्लॉक हो जाएगा, आगे जाने से वो बच सकता है और वो पैसा आपका रिट्रीव हो सकता है। तो कृपया करके एक तो ये है कि किसी से अपनी जो क्रेडेंशियल्स है बैंक के, क्रेडिट कार्ड के, वो शेयर ना करें, और अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो तत्काल 1930 पर कॉल करें और उसके उपरांत तत्काल नजदीकी थाने या चौकी में जाकर अपनी जो है कंप्लेन दर्ज करें। लोकसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार में दूसरे जिलों राज्यों के वाहनों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिसमें पुलिस और चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी वाहनों की सघनता से जांच कर रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव में इस्तेमाल करने के लिए कैश और शराब का परिवहन बढ़ जाता है, जिसको लेकर लगातार चेकिंग की जा रही है। निष्पक्ष तरीके से प्रत्येक प्रकार के वाहन को चेक कर रहा हूं, चाहे वो किसी राजनीतिक दल का है, चाहे विधायक का है, चाहे विपक्ष का है, चाहे प्रदेश का है, चाहे भारत सरकार का है, चाहे अन्य प्रदेश का है। मैं हर उसकी चेकिंग कर रहा हूँ। मैं बहुत ही बारीकी से चेक कर रहा हूँ, लगन और निष्ठा के साथ चेक कर रहा हूँ, कर्तव्य परायणता के साथ चेक कर रहा हूँ। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब सिर्फ 1 महीना बाकी है। इस बीच सरकार ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। गंगोत्री धाम चारधाम यात्रा में एक महत्वपूर्ण धाम है, इसलिए इसकी स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जाता है। गंगोत्री धाम में यात्रा की तैयारियों को लेकर नगर पंचायत ने गंगोत्री नगर में काम शुरू कर दिया है, जिससे नगर पंचायत की टीम ने गंगोत्री धाम में सफाई व्यवस्था शुरू कर दी। वहीं नगर पंचायत अधिकारी गंगोत्री नगर यात्रा शुरू होने तक कार्य पूरा करने के लिए लगातार हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पौड़ी जिले के कलजीखाल विकासखंड के थापली के ग्रामीण लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपर कलेक्टर के समक्ष अपनी पेयजल समस्या रखी। ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत थापली गांव के अनुसूचित बस्ती में अभी तक पेयजल लाइन नहीं बिछाई गई, जिसे लेकर पेयजल के लिए काफी परेशानियां हैं। ग्रामीणों को पीने का पानी लाने के लिए कई किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। लंबे समय से ग्रामीण कई बार उच्च स्तर पर अधिकारियों से मिले, लेकिन सिर्फ कोरे आश्वासन ही हाथ लगे। ग्रामीणों ने कलेक्टर को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर गांव में पीने के पानी को उपलब्ध नहीं कराया गया तो वो कार्यालय के बाहर धरना शुरू कर देंगे। कितने जगह तो ये 1 साल हो गया लगते लगते। हमारे यहाँ तो अभी हम वही कर रहे हैं कि आज लगेगा कल लगेगा। हैंडपंप की बहुत व्यवस्था खराब हो रखी है, हैंडपंप नहीं लगे। हमारे से आगे तो हैंडपंप लग रखे हैं, पर वह हमारा गाँव छोड़ रखा है, गाँव छोड़ रखा है। और ये जो है हमारे यहाँ मेन टैंक से टैंक बढ़ना चाहिए पहले, और टैंक बनने के बाद तब हमारे यहाँ वो नल लगेंगे, तब हमारे यहाँ पानी आएगा। नहीं 20-25 माह से हम तो ऐसे छूट गए। 1.5-2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर बहुत दूर है यार। बच्चे तो हमारे सारे बच्चे परेशान हैं। गाड़ी की लाइन है, कभी बच्चे नीचे आ जाएंगे गाड़ी के नीचे, तो क्या करना है हमें? कौन सुनेगा सुनवाई करेगा? और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ और खबरों की। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ छाया। तो आज हम बात करेंगे कुछ चुनावी रोचक तथ्यों के बारे में। क्या आप जानते हैं भारत में पहला चुनाव कब हुआ? अविभाजित भारत में पहला चुनाव ब्रिटिश शासनकाल में 1920 को हुआ था, जिसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रांतीय परिषदों का चुनाव कहते थे। इसके बाद आजादी के ठीक पहले ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के चुनाव 1946 को हुए थे। आजाद भारत में पहले चुनाव 1952 में हुआ था। आज चुनावी रोचक तथ्य में हम आपको बताएंगे कि मोरारजी देसाई कौन थे। आजादी की लड़ाई में सक्रिय भागीदारी उनकी थी। वो देश के चौथे प्रधानमंत्री बने। 1977 से लेकर 1989 तक उन्होंने शासन किया। पहले गैर कांग्रेसी दल के प्रधानमंत्री थे। 1991 में इन्हें भारत रत्न मिला। क्या आप जानते हैं ब्रिटिश संसद के संबंध में रोचक जानकारी? ब्रिटिश संसद का नाम हाउस ऑफ कॉमन था। 13वीं और 14वीं शताब्दी में ब्रिटिश संसद विकसित हुई। ब्रिटिश संसद में दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय सदस्य चुने गए थे।
1852 के आम चुनाव में लिबरल पार्टी से सांसद बने थे दादा भाई नौरोजी। भारत में पहला चुनाव कब हुआ? पहला चुनाव 1920 को हुआ। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का यह चुनाव था। निचले सदन में कुल 104 सीटें थी। 66 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। 37 सीटें यूरोपीय लोगों के लिए आरक्षित थीं। प्रमुख पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी थी। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहा जाता था। क्या आप जानते हैं चुनाव में फिल्म का इस्तेमाल कब हुआ? चुनावी प्रचार के लिए पहली बार फिल्म बनाई गई। फिल्म का नाम था पंडित नेहरूज मैसेज, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू का पैगाम। उस फिल्म के निर्देशक मीनू मसानी थे। आज के दौर में इंदिरा गांधी और मोदी पर भी फिल्म बन चुकी है। आजाद भारत में अब तक 17 बार चुनाव हुए हैं। चुनावों के कुछ रोचक तथ्य में से बात करें तो 1988 में मेघालय विधानसभा में 2 उम्मीदवार रोस्टर संगमा और चैम्बर लाइन मार्ग को बराबर वोट मिले थे, लेकिन चुनाव अधिकारी संगमा को विजय घोषित कर चुके थे, क्योंकि चुनाव अधिकारी ने फैसला करने के लिए टॉस किया जो संगमा के हक में निकला। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव में इन दिनों सभी उम्मीदवार प्रचार में जुटे हैं। टिहरी लोकसभा सीट पर जहां एक तरफ बीजेपी से माला राज्य लक्ष्मी शाह मैदान में हैं, तो कांग्रेस से जोत सिंह गुनसोला चुनाव लड़ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बॉबी पवार मैदान में डटे हैं। इसी कड़ी में बॉबी पवार ने टिहरी में जनसंपर्क कर जनता से वोट मांगे। उत्तराखंड के गांधी कहे जाने वाले इंद्रमणि बडोनी की जन्मस्थली अखोड़ी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद बॉबी पवार धुत्तू, भिलंग और नगर पंचायत घनसाली पहुंचे। वहां भी उन्होंने शहीदों की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद घनसाली में रोड शो कर जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई राजा और प्रजा के बीच है। देखिए, जिस प्रकार से हम क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और लगभग 14 विधानसभाओं में जो हमारा भ्रमण हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं कि वास्तव में जनता बदलाव का मन बना चुकी है। और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रीय दलों ने जो प्रत्याशी दिए हैं, कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ताओं के इस्तीफे जो लगातार आना, ये दर्शाता है कि आज पार्टी के अंदर दोनों पार्टियों के 90% कार्यकर्ता उन प्रत्याशियों से नाखुश हैं। और मुझे लगता है कि अगर ये बात है तो आज ये चुनाव कांग्रेस वर्सेज भाजपा नहीं, बल्कि आम जनता वर्सेज राजशाही के बीच है। और जब जब जनता एकजुट हुई है, जब जब जनता ने एकता दिखाई है, तब तब कितनी भी बड़ी राजशाही हो, कितनी भी बड़ी सत्ता हो, उसको बेदखल करने का काम आम जनता ने किया है। उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी ने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन भाजपा से आगे कोई नहीं है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। बीजेपी एक बार फिर जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हरिद्वार में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने उत्तराखंड के पूर्व सीएम को हरिद्वार लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने उनके सामने पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। तो हमारी कोई चुनौती है ही नहीं। हम तो कांग्रेस से हमारी लड़ाई है, हम कांग्रेस से लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी सामने कोई नजर आ नहीं रहा है। जब नजर आ जाएगा तो फिर उसके बारे में कुछ बोला जा सकता है। और काफी दावेदार हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। बहुत सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं और इसलिए अभी तो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नजर नहीं आ रहा है। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोंदियाल मंगलवार को देवप्रयाग संगम में पूजा अर्चना करते हुए मां गंगा का आशीर्वाद लेने पहुंचे। गोंदियाल ने भगवान श्रीराम की तपस्थली रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग में भी पूजा की, जिसके बाद उन्होंने देर शाम कीर्तिनगर और श्रीनगर चौरास में जनसंपर्क करते हुए जनसभा को संबोधित किया। कहा कि भाजपा की ओर से कभी भी अंकिता भंडारी के पक्ष में एक शब्द तक उनके मुंह से नहीं निकला। पौड़ी के रामलीला मैदान में तमाम स्टार प्रचारक पहुंचे हों, लेकिन पहाड़ की बेटी अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने एक शब्द कहने की जहमत नहीं उठाई। भागीरथी और अलकनंदा का संगम, जहां से मां गंगा नाम पड़ा है और आगे हरिद्वार की तरफ पर पूरे
भारतवर्ष की तरफ बढ़ते हैं, ये बहुत पवित्र स्थान है, हमारी आस्था है। और आज चूंकि देवप्रयाग विधानसभा में हमारा चुनाव प्रचार का कार्यक्रम है, तो पहले से हमारा ये तय था कि हम पहले माँ गंगा के दर्शन करके और तदोपरांत रघुनाथ मंदिर जी में पूजा अर्चना कर आगे चुनाव का कार्यक्रम करेंगे। ये आस्था का विषय है, मेरी आस्था है, परमेश्वर में मेरी आस्था है। तो जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ और हमारे शक्तिपीठ हैं, हमारे तमाम देवी देवता हैं, तो मुझे एक मकसद से मैं जा रहा हूँ, लेकिन अनेक फायदे मिल रहे हैं। गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पैतृक गांव सणा पहुंचकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि देश के लिए जनरल रावत का गांव एक तीर्थ स्थल है। वो इस गांव की माटी को नमन करते हैं जिसने देश को एक महान लाल दिया। इसी दौरान भाजपा प्रत्याशी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव ग्राम पंचूर पहुंचे। पंचूर में उन्होंने योगी आदित्यनाथ की माता के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद लिया। जनरल बिपिन रावत जी के घर आए, उनके गांव में आए, और हम लोगों के लिए, सबके लिए बहुत भावुक क्षण है। यहाँ पर आके गौरवान्वित भी हैं, और किस प्रकार से एक छोटे से गांव से निकल के देश में सबसे बड़े सेनापति बनना हम लोगों के लिए बहुत बड़ी, ये एक तीर्थ स्थल है हम लोगों के लिए। और यहाँ पर आके हम वाकई गौरवान्वित है कि एक छोटे से गांव से देश का इतना बड़ा जनरल बनना, सीडीएस बनना, वाकई ये बहुत ही पवित्र स्थल है हम लोगों के लिए। उत्तराखंड के मसूरी में भाजपा नेताओं ने बूथ और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सभी लोगों को केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस मौके पर मसूरी मंडल प्रभारी पूनम नौटियाल ने कहा कि 19 अप्रैल को मतदान के बाद आने वाले परिणाम से स्पष्ट हो जाएगा कि पूरा उत्तराखंड मोदीमय हो रहा है। चुनाव अब बहुत नजदीक आ चुका है। 19 अप्रैल मध्य का दिन है, और पूरे उसमें प्रदेश के अंदर देखा जाए तो मेरे ख्याल से विपक्ष तो कहीं पर नजर आ ही नहीं रहा है। जहां देखो भाजपा की लहर है, मोदी मोदी हो रहा है। और 19 तारीख को जिस दिन मत पड़ेंगे, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा तो ये परिणाम अपना आप बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। आगे कुछ कहने की ज्यादा जरूरत मैं महसूस कर नहीं रहा हूं, सभी आप लोग जानते हैं। मंगलवार को रुद्रपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। रुद्रपुर के मोदी मैदान से पीएम मोदी ने जहां केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को मंच से जनता के सामने रखा। इस विशाल शंखनाद रैली के सफल आयोजन से भाजपाइयों के चेहरों पर रौनक दिखाई दी। कांग्रेस के नेताओं के चेहरों की रौनक न जाने कहां खो गई। भाजपा नेता जहां प्रधानमंत्री की रैली के बाद ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं, तो कांग्रेस पीएम की रैलियों को लेकर जुबानी हमले बोल रही है। देखिए, पिछले 10 साल से हम एक ही ढर्रे पर चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी को देख रहे हैं। देश के शहर शहर घूमते हैं और अपने मन की बात लोगों पर थोपने का काम करते हैं। इस समय अब 10 साल के आपके कार्यकाल के बाद, आपको मैंडेट 10 साल तक देने के बाद, उत्तराखंड सवाल पूछने के मूड में था, अपने मन की बात प्रधानमंत्री को सुनाने के मूड में था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो एक भी सवाल का जवाब दे पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली कर चुनावी हुंकार भरी, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इस दौरान कांग्रेस ने पीएम मोदी से 6 सवाल किए। उत्तराखंड कांग्रेस की प्रदेश सह प्रभारी दीपिका पांडे ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी और पीएम मोदी को घेरा। कांग्रेस ने सबसे पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा उठाया। उसके बाद बाबा केदारनाथ धाम में 230 किलो गायब सोने का दोषी कौन है, बेरोजगारी पेपर लीक, भर्ती घोटाला का दोषी कौन समेत कई सवाल दागे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर आए हैं, इसलिए बेहतर होगा कि वो जनता के सामने इन 6 सवालों का जवाब जरूर देकर जाएं। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री हिम्मत जुटाते हुए कांग्रेस और उत्तराखंड की जनता को इन सवालों का जवाब जरूर देंगे। मणिपुर की आदिवासी बहनों के साथ दुराचार हो रहा था और तमाम ऐसी बातें, वो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, उन सब वैसे मौकों पर तो मोदी जी ने उन बच्चों को, उन बच्चियों को अपना परिवार नहीं समझा। लेकिन उत्तराखंड की अंकिता भंडारी के जो सवाल हैं, उनके परिवार का जो सवाल है, उसको न्याय देने की बात है, या फिर जो सड़कों पर लगातार जो बहनें, उत्तराखंड की बहनें, जो पहाड़ी इलाकों की बहनें हो, मैदानी इलाकों की बहनें हैं, जो प्रदर्शन कर रही हैं, आखिर उन सवालों का जवाब आज मोदी जी देंगे कि नहीं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में रैली कर चुनावी हुंकार भरी, तो इस दौरान कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोपों की झड़ी लगा दी। इस मौके पर महिला कांग्रेसियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी से 6 सवाल पूछे थे, जिस पर भाजपा नेता ने तंज कसते हुए पलटवार किया। उन्होंने कहा, मुद्दा विहीन कांग्रेस के पास अब कुछ बचा नहीं है। बेतुका आरोप लगाकर सिर्फ माहौल बनाना चाहते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने कांग्रेस पर सवाल दागे और कहा कि मैं कांग्रेस के साथियों से पूछना चाहता हूं कि उनका विकास का रोड मैप कहां है, और जब भी उनकी सरकार बनी, चाहे उत्तराखंड में या किसी राज्य में या केंद्र में, उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने क्या विकास किया। कि उत्तराखंड की इस देवभूमि को चुनाव के इस प्रथम चरण में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी का आज एक विशाल जनसभा के माध्यम से लोगों को सुनने का मौका मिला, लाखों की संख्या में लोगों को जुड़ने का मौका मिला। यह हमारे लिए सौभाग्य है और जनता का उत्साह बता रहा था कि किस प्रकार से मोदी जी से जुड़ने के लिए, पार्टी को मतदान करने के लिए एक प्रकार से उम्मीद है। जहाँ तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस किसी प्रकार की चुटकी मारने की राजनीति करती है। कांग्रेस केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करती है। मंगलवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में पत्रकारों से बातचीत में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थल और मतगणना स्थल पर केवल अधिकृत पासधारक मीडिया कर्मियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राधिकार पत्र ही प्रवेश के लिए मान्य होगा। इसी पास का उपयोग मतगणना केंद्र के उपयोग के लिए किया जाएगा। इसकी अनुमति संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मतदेय स्थल पर मतदान करने वाले स्थान और मतगणना केंद्र पर ईवीएम की कवरेज करना प्रतिबंधित है, ताकि किसी भी मतदान की गोपनीयता भंग न हो। आज का प्रेस ब्रीफिंग के दौरान हम लोग जो मीडिया के संबंध में जो इंस्ट्रक्शंस ईसीआई के द्वारा दिए जाते हैं उसके बारे में सबको अवगत कराना चाहेंगे। सर्वप्रथम ये बताना चाहेंगे कि मतदेय स्थल पर और मतगणना केंद्र पर प्रवेश के लिए केवल जो प्राधिकृत पासधारक मीडिया प्रतिनिधिगण होंगे उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी। उसके लिए सभी जो हमारे पत्रकार बंधु हैं या मीडिया प्रतिनिधिगण हैं, आपको अपना विवरण जो है सूचना विभाग के पास उपलब्ध कराना होगा और जो पंजीकृत होंगे उन्हीं को इसकी सुविधा प्राप्त हो सकती है। और इसी के साथ न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।